हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय चैनल। दोस्त, हम आज पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन समाज और आर्थिक गतिविधियाँ और मौर्य कला से संबंधित फैक्ट। हम लोगों को पता है जैसे कि प्राचीन इतिहास चल रहा है भारत का, जिसमें हम लोग क्रम वाइज वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य, उसी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मौर्य प्रशासन से संबंधित अन्य फैक्ट जानेंगे जो लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखेंगे इसका मौर्य वंश पार्ट 1, तो आप पहले उसे देखें। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखें तब ये वीडियो आप देखें, क्योंकि तभी पूरे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको क्लियर होगा और आपके पास ठीक है अच्छी एक नॉलेज होगी, इस चैप्टर पे पकड़ होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अचीव योर गोल को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं मौर्य प्रशासन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मौर्य प्रशासन में जैसे हम पढ़ेंगे अशोक के समय, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ठीक है, और अंतिम शासक बृहद्रथ तक हम लोग देखा था। और यहाँ पे कुछ जुड़े फैक्ट देखेंगे मौर्य प्रशासन से। तो अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, मतलब 5 प्रांत थे जहाँ पे अशोक का साम्राज्य था, ठीक है। तो पहला था उत्तरापंथ था, जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, इसकी राजधानी थी तक्षशिला थी। दूसरा था अवंती राष्ट्र था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग प्रांत था, जिसकी राजधानी तोसली। चौथा दक्षिणी पंथ, जिसकी राजधानी स्वर्गिरी थी। पांचवा प्राची या मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसको मध्य प्रदेश उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो एग्जाम में यहाँ से ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा अशोककालीन क्या प्रांत है, तो 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक अदर दे दिया जाएगा, तो आपको चूज करना रहता है, या दे दिया जाएगा उत्तरापंथ मौर्यकालीन प्रांत जिसकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखना तक्षशिला, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला स्टेप, राजा, प्रशासन और सैनिक, मतलब जो प्रशासन करने का जो शीर्ष था, तो पहले राजा का था, मतलब वास्तविक शक्ति राजा के पास, उसके बाद प्रशासन, उसके बाद सैनिक, उसके बाद न्यायिक। सैनिक में 3 प्रकार के सैनिक थे, जो पैदल, घुड़सवार, ठीक है, और हाथी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांतों का शासन प्रांतीय शासक करते थे। जो प्रांत यहाँ पे जो विभक्त था 5 प्रांत, प्रांतीय शासक करते थे, ठीक है, जिसे आर्यपुत्र या कुमार या राष्ट्रिक कहलाता था। और पूरे 5 प्रांत का जो मालिक होता था, ठीक है, जैसे अशोक के समय अशोक हुए होंगे। यहाँ पे प्रांतों का विभाजन, ठीक है, विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन था। जो प्रांत थे उसको फिर विषय में कर करके उसको विभाजित किया गया था, जिसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी क्या थी, ग्राम थी, जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाता था, ठीक है फ्रेंड्स। प्रशासन में सबसे छोटा गोव था प्रशासन, ठीक है, जो प्रशासन करता था, मतलब अधिकारी, प्रशासक होना चाहिए लिखना। प्रशासकों में सबसे छोटा गोव था, जो 10 ग्रामों पे शासन करता था, मतलब 10 गाँव पे, ठीक है। तो ये रहा मौर्य प्रशासन से संबंधित, ठीक है, यहाँ पे कि कैसे कैसे क्षेत्र थे, कैसे कैसे शासन होता था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मौर्य अधिकारी, कुछ मौर्य समाज में कुछ अधिकारी थे उनके बारे में। उससे पहले हम देखेंगे मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर होता था, प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल होता था, जो 6 समितियों करके विभाजित होते थे, जिसमें एक में 5 सदस्य रहते थे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि किसने मंडल में, मतलब मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन, ठीक है, कितने सदस्यों को था, तो 30। कितनी समितियों में विभाजित था, तो 6 था। यहाँ पे है कुछ अधिकारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। मौर्य प्रशासन के समय जो अधिकारी हुआ करते थे उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, दोनों तरह से पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि अमात्य, मौर्य प्रशासन में अमात्य किसे बोला जाता था, तो आप लोग को याद रखना है, तो योग्य अधिकारियों के समूह को बोला जाता है। या प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा जाता है, तो अग्रामात्य बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, आप लोग पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा,
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अमात्य देखे योग अधिकारियों का समूह। अग्रामात्य देखे प्रधानमंत्री का पद होता था। समाहर्ता बोला जाता था जो कर का निर्धारण करता था, ठीक है, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। यहाँ पे है सन्निधाता जो राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षण करता था, उसे सन्निधाता बोला जाता था। रज्जुक जो साम्राज्य में न्याय और राजस्व अधिकारी होता था, उसे रज्जुक बोला जाता था। रूपदर्शक जो सिक्के का जांच करता था। तो इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शीशे की जांचकर्ता को मौर्य समाज में क्या बोला जाता था, मतलब उस अधिकारी को, तो रूपदर्शक। महामात्य पपर्स थे जो गुप्तचर विभाग के प्रधान थे। चलिए कुछ आगे भी देखते हैं। यहाँ पे दंडपाल जो सैन्य सामग्री जो होता था, जो सैन्य का सामान होता था, उसका प्रबंधन करने वाले अधिकारी होते थे, उसे दंडपाल बोला जाता है। जो देश के भीतरी दुर्गों, मतलब जो देश के अंदर जो अपने रक्षा करते थे देश को, उन्हें दुर्गपाल। जो बाहरी सीमा पे दूसरे जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रहते थे, उन्हें अंतपाल बोला जाता था, उन अधिकारियों को। और सबसे उच्च अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। जो अधिकारियों का क्रम था तो सबसे सर्वोच्च थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता है, ठीक है, मौर्य समाज में, ठीक है। यहाँ पे है अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 बताई गई। तो हम लोग अभी कुछ ऊपर देखें, तो हम लोग मेन देखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, सब हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े एनएफ एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं आर्थिक नियंत्रण। यहाँ पे मौर्य समाज में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए जानेंगे और उससे कुछ अधिकारी। तो 27 राज्यों में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे जो आर्थिक गतिविधियों को नियमन करते थे, ठीक है। तो कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में हम जानेंगे और उसके विभाग को, जैसे सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें सीता अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अकरा अध्यक्ष, जैसे खानों के अध्यक्ष को अकरा अध्यक्ष बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक और बात याद रखना है, सीता भूमि जो दिया है, जैसे सीता भूमि पूछा जाता है किसे बोला जाता है, तो उपजाऊ भूमि या कृषि योग्य भूमि को सीता भूमि बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। तो वही उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, ठीक है। अकरा अध्यक्ष देखिए, खानों का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था उन्हें मुद्रा अध्यक्ष बोला जाता था। यहाँ पे है शुल्काध्यक्ष व्यापारी कर का प्रदान करता था। संस्थाध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था उसे संस्थाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा विभाग का प्रधान था उसे लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। जो किसानों की अपनी उपज का यहाँ कर से संबंधित है, जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कर की क्या व्यवस्था थी, तो किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक, ठीक है, भूमि कर को राज्य को दे देते थे। और आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। और यहाँ पे सूती जो था वो प्रमुख उद्योग के रूप में था। और व्यापार के लिए पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में क्या या मुद्रा प्रचलन में था या नहीं था, तो मुद्रा प्रचलन में था। जो 2 प्रकार का मुद्रा थी उस समय, ठीक है, जो चांदी और तांबे की थी। यहाँ पर चलिए देखते हैं चांदी तांबे की मुद्राओं में। चांदी में 4 प्रकार का मुद्रा था, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग था। तांबे में मासक, अर्धमासक, काकर्णी और अर्ध काकर्णी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 प्रकार का मुद्रा था। और जो कर चोरी करते थे उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। किसमें? मौर्य साम्राज्य। ये हम लोग पढ़े मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कैसी व्यवस्था, ये वो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। हालांकि आप इसको फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ठीक है, और 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी है, ठीक है। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, मतलब मौर्य समाज में, मौर्य जो साम्राज्य था उस सामाजिक जीवन क्या था। तो कौटिल्य बोलते हैं कि कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार की कुल मतलब जाति थी। और मेगास्थनीज बोलते थे कि 7 प्रकार का वर्ग में भी विभाजित था समाज, जो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार था। और कौटिल्य के अनुसार 4 था, ठीक है। तो एग्जाम ऐसे जैसे दे दिए जाएंगे कि मेगास्थनी के कौन कौन से वर्ग थे,
तो एक अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पहचान करना है। यहाँ पे जो मौर्य समाज था वहाँ पे वेश्यावृत्ति थी, मौर्य समाज में वेश्यावृत्ति का प्रचलन थी और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपजीवा कहलाती थी। और कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा था, लेकिन मेगास्थनीज बोलते हैं कि दास प्रथा नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। और स्त्रियों की स्थिति पहले से क्या थी, पहले से ठीक थी, मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद में, तो उससे वेस्ट था, मतलब बेहतर स्थिति आ गया था मौर्य साम्राज्य आते आते तक, ठीक है। तो वही बोला गया है कि मौर्य में काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, ठीक है। तो हम लोग आर्थिक और सामाजिक जीवन देखें, प्रशासन देखें, यहाँ पे हम देखेंगे मौर्य कला। तो सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद यदि विकसित और व्यवस्थित कला का विकास होता है तो वो मौर्य युग में ही होता है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के लेखों, अभिलेखों, शिलालेखों और गुहा लेखों के बारे में हम जानेंगे और कुछ लोक कला भी। तो चलिए देखते हैं शिलालेख। अशोक के पूजा शिलालेखों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 14 थी। कौन कौन थी, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रथम शिला अभिलेख में अशोक द्वारा क्या बोला गया है, या पूछ दिया जाएगा कि पशुबलि की निंदा किस अभिलेख में किया गया है, तो प्रथम अभिलेख में। या प्रथम अभिलेख में क्या कहा गया है, तो पशुबलि की निंदा की गई है। दोनों तरफ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। दूसरा है, इसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बोला गया है। तृतीय अभिलेख में अधिकारी 5वें वर्ष दौरे पे जाए, मतलब जिस क्षेत्र का अधिकारी है वो अपने साम्राज्य में दौरे पे जाते रहे, ठीक है। चौथे में बोला गया मेरी घोष की जगह धम्स घोष की घोषणा की गई है, मतलब हिंसा के छोड़ को अहिंसा को अपनाने के लिए। 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में बोला गया है। यहाँ पे 6ठे में देखेंगे, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और जो 7वें और 8वें अभिलेख है उसमें शिलालेख हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तीर्थ यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए 9वां अभिलेख देखते हैं। इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार 10वें अभिलेख में राजा तथा अधिकारी प्रजा के हित में सोचे। 11वें अभिलेख में धम्स की व्याख्या की गई है। 13वें अभिलेख में क्या है दोस्तों, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया गया है। और 13वां अभिलेख तो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछा जाता है कलिंग युद्ध का ये उल्लेख किस अभिलेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। या 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें वो 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 14 में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये रहा 14 शिलालेख के बारे में जानकारी। तो आप इस वीडियो को, ठीक है, 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ देखते हैं। जो 14 हम लोग शिलालेख पढ़े, तो भाषा जैसे पूछा जाता है किस भाषा में था, तो जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है वो 2 खरोष्टी लिपि में है, और शेष जो शिलालेख है वो प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ है वो रानी करवाकी का उल्लेख मिलता है, जिन्हें उस दोनों अभिलेखों को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन कौन, कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ अभी हम और देखेंगे। अशोक का 7वां अभिलेख है जो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, और जो रूमीदेई अभिलेख है वो सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, जो नेपाल के तराइन क्षेत्र में अवस्थित है। तो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। चलिए स्तंभ लेख के बारे में जानते हैं। पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। जो एक हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, सारनाथ, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। जो 4 सी थे उसमें 3 सी दिखते, 1 नहीं दिखते हैं, और 7 थे जो कलिंग, दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 अभिलेख के बारे में। स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपड़ा, जो टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हमने पूरा नहीं लिखा है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन हमने पढ़ के बता देते हैं। दिल्ली मेरठ, रामपुरवा अभिलेख, स्तंभ लेख चंपारण में है, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़, चंपारण जो बिहार में पड़ते हैं 3 ये स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं गुहा लेख। गुहा लेख वो होता है जो पहाड़ों को काट कर लिखा जाता है। ठीक है, तो बाबर की पहाड़ियों में आजीविका के रहने के निवास स्थान, ठीक है, अशोक द्वारा बनाया गया था, जो हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग देखे होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है, उनका पौत्र हुआ दशरथ, जो नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया था। ठीक है, सांची का स्तूप है, जो स्तूप में सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप, इनकी संख्या 84,000 है। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, राजप्रसाद जो महल होता है पाटलिपुत्र से प्राप्त है, जो लकड़ी पत्थर 80 स्तंभ वाला, ठीक है, राजमहल है। कुछ लोक कला है प्रचलित था, जैसे यक्ष या यक्षिणी की मूर्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मौर्य से संबंधित फैक्ट था साम्राज्य और कला से। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट माय यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल। थैंक्स अगेन।